पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मोस्ट रिपीटेड यह आपका क्वेश्चन है। बोला है दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो हमें बताना है दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तीन संख्याओं के बीच में केवल यहाँ पे रिलेशन पता है, तीनों में से कोई भी संख्या नहीं पता है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, गौर से देखिएगा। देखिए, न तो हमें पहला संख्या पता है, न ही दूसरा संख्या पता है और न ही तीसरा संख्या पता है, लेकिन पहले दोनों संख्या का रिलेशन तीसरा संख्या के साथ पता है, तो हम यहाँ पे तीसरा संख्या मान लेंगे 100। ठीक है, और माने हैं इस वजह से हम लिखेंगे से। मैथमेटिक्स में से का मतलब होता है मानना। तो तीसरा संख्या हम लोग कितना मान लिए, 100 मान लिए। परसेंटेज के फॉर्म में जब डाटा दिया जाए तो जब भी आप मानिएगा 100 मानिएगा। 100 मानने से लाभ यह मिलता है कि 100 का आप जितना प्रतिशत निकालना चाहिएगा उतना ही होता है। जैसे 100 का 10% 10 होगा, 100 का 20% 20 होगा, 100 का 40% 40 होगा। ठीक है, इस वजह से हम लोग क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। बाकी कोई दूसरा डाटा भी आप मानिएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब आगे दो संख्या के बारे में क्या बोला है, तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, यानी पहला संख्या 30% कम है और दूसरा संख्या 37% कम है। तो देखिए, तीसरा संख्या 100 है, तो 100 से 30% कम, इसका मतलब पहला संख्या कितना हो जाएगा, 70। 100 से 30% कम, यानी 100 में से 100 को 30 कम करिए, कितना हो जाएगा, 70। और दूसरा संख्या देख लीजिए कितना कम है, 37% कम है, तो 100 में से 37 माइनस करिए, कितना हो जाएगा आपका, 63 हो जाएगा। तो तीसरा संख्या हम लोग यहाँ पे माने 100, तो पहला संख्या हमारा हो जाएगा 70 और दूसरा संख्या हो जाएगा 63, क्योंकि पहला संख्या जो है वह 30% कम है और दूसरा संख्या 37% कम है। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे बोला होता कि पहला संख्या 30% है, तो 100 का 30% यहाँ पे हम क्या लिखते, 30 लिखते। दूसरा 37% है, तो हम यहाँ क्या लिखते, 37। लेकिन यहाँ क्या बोला है, कम है, तो कम बोलेगा तो 100 में से घटा लेंगे। और अगर यहाँ पे अधिक बोला गया होता कि पहला संख्या 30% ज़्यादा है, तो 100 से 30% ज़्यादा यानी कितना लेते, 130 लेते। और 37% ज़्यादा बोलता तो 137 लेते। तो इन भाषा को आप ध्यान रखिएगा। अगर बोले 30% तो सीधे 30 लेंगे, अगर बोले 30% कम तो 100 में से 30 घटा लेंगे यानी 70 लिखेंगे, और अगर बोले 30% अधिक तो 100 में 30 जोड़ देंगे यानी कि 130 हो जाएगा। यह बेसिक बात है। चलिए, अब हमारे पास तीनों संख्या है, पहला संख्या भी, दूसरा संख्या भी, तीसरा संख्या भी। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। हमें क्या बताना है, दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले आप यह बताइए कि दूसरा संख्या पहला से कम कितना है, 7 कम है। दूसरा संख्या पहला से कितना कम है, 7 कम है। हमें सीधे नहीं बताना है कि कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कमी कैसे पता करते हैं, तो 7 कम है, बट्टा में लिखेंगे जिससे बोलेगा या जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा। तो किससे बोला है, पहली संख्या से, तो बट्टा में क्या लिखेंगे, पहली संख्या यानी कि 70। जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको बट्टा में। यानी हमेशा आपको क्या करना है, जिसके साथ से लगा रहे उसको रखना है बट्टा में। पुनः सुनिएगा, जिसके साथ से लगा रहे उसको रखना है बट्टा में। ओके, चलिए, तो क्या बोला था कि दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरा देखिए, पहला से कम कितना है, 7 कम है, कितना से, 70 से। और परसेंटेज के रूप में आपको डाटा चाहिए, तो इसके लिए इसमें गुना करना पड़ेगा कितना से, 100 से। इस 100 से गुना करने पर यह आपका किस में कन्वर्ट होगा, परसेंटेज में। सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया आपका, 10 आ गया, यानी कि 10% कम है। ठीक है, कितना परसेंट कम है, 10% कम है। दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम है, 10% कम है। ठीक है, और भी चीज यहां पे क्लियर करते हैं। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा, कि x y का कितना प्रतिशत, तो x लिखेंगे ऊपर, y लिखेंगे नीचे, और प्रतिशत के लिए गुना करेंगे कितना से, 100 से। अगर पूछा जाए y x का कितना प्रतिशत, तो y ऊपर रहेगा, x नीचे रहेगा, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको बट्टा में, जिसके बारे में उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में बट्टा में, और परसेंटेज के लिए हम लोग गुना करते हैं कितना से, 100 से गुना करते हैं। ठीक है, लेकिन कम और ज्यादा बोले, जैसे ऐसे बोले कि 20-25 से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन क्या बोले, 20-25 से कितना प्रतिशत कम है, तो 20 कम कितना है, 5 कम है। कम बोले तो जितना कम होगा उसको लिखिएगा, और किससे, 25 से, तो बट्टा में 25 लिखिए, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे हम लोग 100 से। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में यह पूछा गया होता, मान लीजिए कि पहला संख्या
दूसरा से कितना प्रतिशत ज्यादा है। देखिए पहला संख्या दूसरा से ज्यादा है, अब कितना परसेंट ज्यादा है कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहला संख्या दूसरा से ज्यादा कितना है, 7 ज्यादा है। अच्छा 7 ज्यादा है किससे, 63 से। पहला दूसरा संख्या से तो बट्टा में दूसरा संख्या, जिसके साथ से लगा रहे उसी को हम रिस्पेक्ट मानते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए उसको कहाँ रखना है, बट्टा में लिखना है, और इससे आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यह एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीट करता है, ध्यान से समझिएगा। बोला है x की आय y से 20% ज्यादा है। ठीक है, x की आय y से क्या है, 20% ज्यादा है। तो पहले बेसिक से देखते हैं, न तो यहाँ पे x का आय पता है और न ही y का आय पता है, लेकिन बोला है कि x का जो आय है वह y से 20% ज्यादा है, तो y का आय भी नहीं पता है, तो y का आय हम मान लिए 100। ठीक है, मान लिए। अब y का आय मान लिए 100, तो x का आय कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा, तो x का आय 120 हो जाएगा। जिससे ज्यादा या जिससे कम बोलेगा सबसे पहले तो उसका आय हमें पता करना पड़ेगा। तो y से ज्यादा कम बोला है तो पहले हम y का आय पता करेंगे। तो y का आय हम मान लिए 100, तो x का आय 20% ज्यादा कितना हो जाएगा, 120। अगर 20% कम बोलता तो 100 से 20 कम कर देते, कितना हो जाता, 80 हो जाता। अब इससे x और y दोनों का आय पता चल गया। देख लीजिए x की आय y से 20% अधिक, देख लीजिए x का जो आय है वो y से क्या है, 20% ज्यादा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है y की जो आय है वह x से कितना परसेंट कम। अब आपको क्या बताना है कि y का जो आय है y का वह x से कितना परसेंट कम है। तो y का देखिए तो वैल्यू x से कम कितना है, 20 कम है। अच्छा किससे कम है, x से, तो बट्टा में x आएगा और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको बट्टा में, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। क्या बोला है, y का मान है ना, y का मान x से कितना कम है, तो देख लीजिए y x से 20 कम है तो 20 लिखेंगे। ठीक है, किससे 20 कम है, 120 से, x से, तो बट्टा में x का वैल्यू और परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। काटिए इसको, 20 छके 120, 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। 50 बट्टा 3 कितना होता है, 16.2/3 होता है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का यही 16.2/3% हो जाएगा। ठीक है, यानी विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बट आगे से इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें सिंगल परसेंटेज वैल्यू हो। तरीका देख लीजिए सोल्व करने का क्या है। क्या बोला है, x का आय y से 20% अधिक है, तो आपसे यही पूछा जाएगा, अगर एक दूसरा से अधिक है तो दूसरा पहला से कितना कम होगा, यही पूछा जाएगा। तो तरीका यह होगा कि जो परसेंटेज वाला वैल्यू होगा उसको लिखिएगा ऊपर, तो 20 को लिख लिए ऊपर। ठीक है, परसेंटेज वाला जो वैल्यू होगा उसको क्या करना है, ऊपर लिखना है। और बट्टा में देखिए, या तो 100 में इस वैल्यू को जोड़ के लिखिएगा या फिर 100 में से इस वैल्यू को घटा करके। तो अगर अधिक रहे इसके साथ तो 100 में इस वैल्यू को जोड़ लीजिए, तो 100 में 20 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 120, और परसेंटेज के लिए गुना करिए 100 से, बस सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। फिर से देखिए तरीका क्या है, जो न्यूमेरिकल होगा उसको लिखना है ऊपर, और अधिक इसके साथ होगा तो इस वैल्यू को 100 में जोड़कर नीचे, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू तभी आ पाएगा जब बट्टा में कुछ ना कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो अधिक बोलेगा तो 100 में इस वैल्यू को जोड़ करके नीचे, और परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। और अगर कम रहता तो 100 में से इस वैल्यू को घटा करके, यानी बट्टा में क्या लिखते, 80 लिखते, और गुना करते हम लोग 100 से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इतना ही कैलकुलेशन आपको करना है। यहां देखिए क्या है, चीनी के मूल्य में 60% वृद्धि होती है, तो चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कटौती करे जिससे उसका व्यय न बढ़े। कहने का यह मतलब यहां पे है कि चीनी का जो रेट है ना वह 60% बढ़ गया है, चीनी का मूल्य 60% बढ़ गया है। अब कोई व्यक्ति चाहता है कि चीनी पर जो होने वाला खर्च था वह पहले जितना ही रहे, यानी चीनी पर होने वाला खर्च अब बढ़ाना नहीं चाहता है। जब रेट बढ़ा है तो क्या होगा, चीनी पर होने वाला खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन कोई व्यक्ति चाहता है कि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको खपत में कटौती करना पड़ेगा, जितना खाता है उसमें कमी करना पड़ेगा। तो यही पूछा है कि कितने % की कमी करे ताकि उसका व्यय यानी खर्च न बढ़े। यहां देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, जो न्यूमेरिकल है उसको ऊपर लिखिए, 60% तो 60 ऊपर लिखिए। अब या तो 100 में जोड़कर इसको नीचे लिखेंगे या 100 में से घटा करके। तो इसके साथ देखिएगा, इसके साथ क्या लगा हुआ है, वृद्धि, तो 100 में इसको जोड़ करके नीचे लिखिए 160। इसको देखते चलिएगा कि जो परसेंटेज इसके साथ है वहां पे वृद्धि है कि कमी, क्योंकि हम इसमें दोनों चीज मिलेगा आपको, वृद्धि भी मिलेगा कमी भी। देखिए चीनी के उपयोग में कितना % कटौती करे, यानी कमी भी मिल रहा है वृद्धि भी मिल रहा है। तो हम इसके साथ देखेंगे कि यहां पे क्या है, वृद्धि या कमी। वृद्धि होगा तो 100 में इसको जोड़ करके नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे 100 से गुना करेंगे। बस सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, अगर हम 4 से
काटेंगे तो यह आपका हो जाएगा 25 और 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऊपर में 25 दिया 75/2, इसी फॉर्म में आपका आंसर भी है। तो 75/2% यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी अगर चीनी का रेट 60% बढ़ा है तो अगर खपत में, चीनी के खपत में कटौती 75/2% का कर दिया जाए तो उसका जो व्यय होगा, जो खर्च होगा, वह पहले जितना रहेगा। अगर क्वेश्चन ऐसे रहे कि चीनी के मूल्य में 40% की कमी हो गई है, अब चीनी के मूल्य में क्या हुआ, इस बार 40% की कमी हो गया है। अब कोई व्यक्ति चाहता है कि चीनी पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, खपत में वृद्धि करना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य क्या हुआ है, मूल्य घटा है। तो मूल्य घटा है तो अब क्या होगा, खर्च उसका घटेगा। लेकिन वह चाहता है कि चीनी पर जितना खर्च होता था उतना ही खर्च हो, तो अब क्या करना पड़ेगा, खपत उसको बढ़ा लेना पड़ेगा। तो मूल्य में 40% की कमी हुआ है, खपत को कितना बढ़ाए, तो तरीका होगा 40 जो न्यूमेरिकल है उसको ऊपर लिखेंगे, और कमी बोला है तो 100 में से इसको घटा के, तो 100 में से 40 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 60, और परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 5 क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हर एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको कराया जा रहा है ना, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या है, बोला है किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस पे आधारित क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता ही आता है। कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 वेरिएबल के गुना के रूप में दर्शा देंगे। तो सबसे पहले देखिए परिवर्तन किस में पूछा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम ए से दर्शाएंगे, एरिया, और वृद्धि कमी कहाँ हुआ है, लंबाई में और चौड़ाई में। तो करना क्या है कि इसको हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, 2 वेरिएबल के गुना के रूप में, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, इसको 2 वेरिएबल के गुना के रूप में दर्शाना है। वेरिएबल किसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग ABCD का उपयोग करते हैं, वही वेरिएबल कहलाता है। ABCD अप टू Z तक, X Y Z इन सब का मान, जिसका मान चेंज होते रहता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, और जिसका मान चेंज नहीं होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 जो भी अंक होता है वह कांस्टेंट कहलाता है, और ABCD को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो हमेशा आपको क्या करना है, इसको 2 वेरिएबल के गुना के रूप में दर्शाना है। किसको, जिसमें परिवर्तन पूछे और जिसमें परिवर्तन दे रखा हो। तो लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन दे रखा है और क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, इसको हमेशा 2 वेरिएबल के गुना के रूप में। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ओके, अब कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, जब भी 2 वेरिएबल गुना के रूप में रहे और उसमें परसेंटेज में चेंजिंग हो, पहला में भी परसेंटेज में चेंजिंग हो और दूसरा में भी परसेंटेज में चेंजिंग हो। सिंपल सी बात है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो अगर हम लंबाई और चौड़ाई बढ़ाएंगे या लंबाई और चौड़ाई में कोई भी चेंजिंग करेंगे तो क्षेत्रफल पे तो प्रभाव पड़ेगा ही। मान लीजिए आपका कमरा का लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, अब आप उस दोनों में चेंजिंग कर रहे हैं, लंबाई बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, चौड़ाई बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो क्षेत्रफल पे तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो सेम चीज है कि अगर 2 वेरिएबल गुना के रूप में रहे और उस दोनों वेरिएबल के मान में परसेंटेज में चेंजिंग हो, ठीक है, किस फॉर्म में चेंजिंग हो, परसेंटेज में चेंजिंग हो, और उसके बाद इसके गुणनफल में प्रभाव पूछे, तो वहां पे हम लोग लगाएंगे AB फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या यूज करेंगे वहां पे हम लोग, क्षेत्रफल में प्रभाव के लिए, उसके गुणनफल में प्रभाव के लिए AB फॉर्मूला। AB फॉर्मूला क्या होता है, अब उसको यहां पे आप देखिएगा और समझिएगा, हालांकि कई जगह पे इसका यूज करते हैं, इसलिए अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। AB फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या होता है, A + B जोड़ AB बट्टा 100, यह आपका AB फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन वृद्धि और कमी के अनुसार इसका चेंज होते रहता है। A की जगह क्या रखना है, A की जगह आपको रखना है, पहले इसको समझ लेते हैं A और B को, क्योंकि A और B 2 ही वेरिएबल है। तो A की जगह आपको रखना है पहले वेरिएबल के मान में जो भी वृद्धि या कमी हो, यानी इसके मान में, दोनों में से पहले वेरिएबल के मान में जो भी कमी या वृद्धि होगा उसको A की जगह रखना है, और B के जगह आपको रखना है दूसरे वेरिएबल के मान में जो भी वृद्धि या कमी हो। वृद्धि या कमी किस फॉर्म में होगा, परसेंटेज के फॉर्म में। तो A के जगह आपको रखना है पहले वेरिएबल के मान में जो भी वृद्धि या कमी हो, और B के जगह रखना है दूसरे वेरिएबल के मान में जो भी वृद्धि या कमी हो। और यहां पे तो A B है, यही दोनों, जो A और B का मान यहां पे रखिएगा उसी को यहां पे रख देना है। अब आगे, अगर वृद्धि होगा तो उसको डिनोट करेंगे प्लस से, और कमी क्या, कमी को माइनस से। वृद्धि होगा तो प्लस, अगर A के मान में वृद्धि होगा तो A के साथ चिन्ह क्या रहेगा, प्लस। अगर B के मान में वृद्धि होगा तो B का भी चिन्ह प्लस होगा। अगर A का वृद्धि होगा, A के मान में वृद्धि होगा तो A को प्लस से, और B के मान में कमी होगा तो B के मान को किससे दर्शाएंगे, माइनस से दर्शाएंगे। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में क्या हो कि A के मान में वृद्धि हो तो A को दर्शाएंगे प्लस से,
है ना, इसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं देंगे फिर भी प्लस होगा, और b के मान में कमी होगा तो इसको दर्शाएंगे किससे, माइनस से। अब यहाँ वाला भी चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि यहाँ जो चिन्ह है वह किसका है, ए बी का चिन्ह है, तो a गुना b, तो a का चिन्ह क्या है प्लस और b का चिन्ह क्या है माइनस, प्लस गुना माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी फॉर्मूला हमारा चेंज होकर के हो जाएगा a माइनस बी माइनस ए बी बट्टा 100। वृद्धि या कमी को ध्यान रखिएगा, वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस। अब इस चिन्ह को गौर से देख लीजिएगा, बीच वाला जो चिन्ह होगा इसको गौर से देखिएगा, यह जो चिन्ह है वह a और b दोनों का है, तो a और b दोनों के चिन्ह का गुणनफल ही यहाँ पे होगा, दोनों प्लस में तो यहाँ प्लस, दोनों माइनस में फिर भी प्लस, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन दोनों में से अगर कोई एक माइनस में तो बीच में क्या होगा, माइनस होगा। फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ गए हैं, अगर a और b दोनों प्लस में तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर a और b दोनों माइनस में फिर भी यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस होता है। बीच में माइनस कब होगा, जब a और b में से कोई एक मान आपका माइनस के फॉर्म में रहे। तो यह हो गया आपका कुल मिला के ए बी फॉर्मूला, ठीक है। अब ए बी फॉर्मूला का एक उपयोग तो हम लोग यहां पे करेंगे कि जब भी दो वेरिएबल गुणा के रूप में रहे और उसके गुणनफल में प्रभाव पूछे तो ए बी फॉर्मूला। अब लगाइए यहां पे क्या है, दोनों वेरिएबल के मान में वृद्धि कमी हो रहा है, लंबाई को क्या किया 25% बढ़ाया, तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस का 25 लिखेंगे, ए के जगह प्लस का 25 लिखेंगे। आगे चौड़ाई को 20% घटाया तो बी के जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 20 लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ए के मान में वृद्धि हुआ है तो प्लस 25, बी के मान में कमी हुआ है तो माइनस 20। दोनों में से एक वेरिएबल ए का मान दूसरा बी का मान, इसके मान में वृद्धि तो इसको दर्शाएंगे प्लस से, इसके मान में कमी तो इसको दर्शाएंगे माइनस से। डायरेक्ट तरीका है क्षेत्रफल में प्रभाव निकालने का। अच्छा, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहां वाला चिन्ह क्या होगा, जब एक प्लस में और एक माइनस में रहे तो यहां चिन्ह माइनस, ए बी यानी 25 गुने 20, यही तो होगा 25 गुने 20। एक बार ही ए और बी का वैल्यू सोचना है और बट्टा में क्या हो जाएगा 100। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू अगर प्लस में आया इसका मतलब कि वृद्धि हो जाएगा, माइनस में आया इसका मतलब कमी हो जाएगा, और जीरो आया इसका मतलब हो जाएगा अपरिवर्तित, यानी कि क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, 25 में से 20 माइनस करिए कितना हो जाएगा 5, माइनस इधर कैलकुलेशन कर लीजिए आप, यहाँ पे 25 चौके 100 और 4 पंचे 20, इधर भी क्या बचा, माइनस का बचा है 5, 5 माइनस 5 क्या आ गया 0, 0 आने का मतलब अपरिवर्तित होगा, यानी कि क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब किसी आयत की लंबाई को आप 25% बढ़ा दिए और चौड़ाई को 20% कम कर दिए, उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी आयत लेकर के उसके लंबाई को 25 बढ़ा करके चौड़ाई को 20 कम करके देख लीजिएगा, जो पहले क्षेत्रफल उसका था अभी भी उसका क्षेत्रफल वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर यहां मान लीजिए प्लस में 5 आ जाता, इसका मतलब क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि हो जाता, अगर यहां माइनस में 5 आ जाता इसका मतलब क्षेत्रफल में 5% की कमी हो जाता। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन यहां पे और देखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर बोला जाता कि कोई वर्ग है, ठीक है, क्या है आपका, कोई वर्ग है, उसके प्रत्येक भुजा को अगर 10% बढ़ाया जाए, वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में प्रभाव क्या होगा। अब क्षेत्रफल में प्रभाव पूछा है तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी इसको हम ए स्क्वायर बोलते हैं, यही होता है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा को ए मानेंगे तो ए स्क्वायर होता है। अब आप इसको क्या करिए, दो वेरिएबल के गुना के रूप में दर्शाइए, यानी ए बराबर ए स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं हम, ए गुना ए लिख सकते हैं। अब ए गुना ए यहां पे क्या हुआ कि दो वेरिएबल गुना के रूप में, और जब भी दो वेरिएबल गुना के रूप में रहे और उसमें परसेंटेज में कोई चेंजिंग हो और तब इसके गुणनफल में प्रभाव पूछे तो ए बी फॉर्मूला। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चूंकि दोनों वेरिएबल सेम है, इस वजह से जो इसमें परिवर्तन होगा वही इसमें भी परिवर्तन होगा, जो ए के मान में परिवर्तन होगा वही बी के मान में परिवर्तन होगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल क्या है, सेम है। तो बोला है भुजा में 10% की वृद्धि, यानी कि ए के मान में भी 10% की वृद्धि और बी के मान में भी क्या हो रहा है, बी के मान में भी 10% की वृद्धि। दोनों में जो एक परिवर्तन बोलेगा वही ए और बी दोनों के साथ हो जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल के गुना के रूप में जब दर्शाएं तो दोनों वेरिएबल आपका सेम ही है। तो क्या लिखेंगे, ए के जगह +10, बी के जगह भी +10, दोनों प्लस में है तो प्लस 10 गुना 10 बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, डबल जीरो, 100 से 100 कैंसिल, 10 और 10 20, यहाँ पे एक होगा ना, 21% कहाँ पे वृद्धि हो जाएगा, क्षेत्रफल में हो जाएगा। सेम के साथ का अगर वृत्त रहे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई से तो कोई लेना देना नहीं होता है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है। आर स्क्वायर को हम कैसे दर्शाएंगे, आर गुने आर। देख लीजिए यहाँ पे दो वेरिएबल गुना के रूप में है और इसके गुणनफल में प्रभाव पूछे, ए बी फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन चूंकि दोनों वेरिएबल सेम है इसलिए एक जो वृद्धि या कमी देगा वही आपका दोनों का ए और बी दोनों का मान हो जाएगा। तो दोनों का मान किस किस में हो जाता है, वर्ग में और वृत्त में। जो एक वृद्धि कमी देगा वही ए और बी दोनों के मान में वृद्धि या कमी को दर्शाएगा। क्लियर।
चलिए, अब इस फॉर्मूला का उपयोग और भी कई जगह करते हैं, जैसे दो कंटिन्यू घटना का परिणाम होगा उसको भी ए बी फॉर्मूला से दर्शाते हैं। कंटिन्यू घटना किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेतन जो है एक बार 20% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, या दोनों बार बढ़ाया गया या दोनों बार घटाया गया, तो यह कहलाएगा दो कंटिन्यू घटना का परिणाम, क्योंकि एक ही संख्या के मान को पहले बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है, या फिर दोनों बार बढ़ाया घटाया जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि किसी व्यक्ति का वेतन जो है, वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसी के वेतन में 10% की कमी की जाती है। एक बार क्या हुआ, 20% बढ़ा दिया, अगली बार क्या किया, 10% घटा दिया। अब फाइनली उसके वेतन में क्या हुआ, फ्लैट क्या हुआ, कि लास्ट में उसके वेतन में क्या दिखा, यह बताना है। तो ये भी फॉर्मूला, तो ए के जगह +20, बी के जगह -10, एक प्लस में एक माइनस में, तो -20 गुना 10 बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सोल्व करिए, 00 से 00 कैंसिल, 20 में से 10 माइनस करेंगे 10, माइनस ऊपर में 2 बचा हुआ है, प्लस में 8 आया, यानी फाइनली उसका वेतन क्या होगा, 8% बढ़ जाएगा। अगर पहले वेतन को 20% बढ़ाएंगे उसके बाद 10% घटाएंगे तो फाइनली उसका वेतन क्या होगा, 8% बढ़ जाएगा। तो दो कंटिन्यू घटना का परिणाम भी हम लोग ए बी फॉर्मूला से ही निकालते हैं। अब चलते हैं आगे, अगला चलिए, यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है और 15% की छूट देता है। वही चीज हो गया, दो कंटिन्यू घटना का परिणाम। पहले 20% अधिक अंकित किया, यानी कीमत पहले 20% बढ़ा लिया, तो ए का मान हो गया +20 और उसके बाद 15% की छूट दे दिया। इसका मतलब बी का मान क्या हो गया, -15। कीमत बढ़ाया यानी कि पहले वृद्धि किया 20% का और फिर 15% की छूट दिया, यानी कि फिर कमी किया उसमें 15% का, यानी पहले 20% बढ़ाया फिर 15% घटाया, तो दो कंटिन्यू घटना का परिणाम हो गया। दो कंटिन्यू घटना का परिणाम हम लोग हमेशा ए बी फॉर्मूला से, कीमत को क्या किया है, पहले 20% बढ़ा दिया और फिर उसके बाद 15% घटा दिया, तो एक ही वस्तु का कीमत पहले बढ़ाए फिर घटाए, या दोनों बार बढ़ाए या दोनों बार घटाए, तो कहने का मतलब है कि दो बार परसेंटेज चेंजिंग करे तो दो कंटिन्यू घटना का परिणाम ए बी फॉर्मूला से। तो ए माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -20 गुने 15/100। ठीक है, आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 20 से काटिए 20 पंचे 100, 5 से काटिए 5 तिया 15, 20 में से 15 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 5, इधर माइनस बचा हुआ है 3, 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2% का जो है वह वृद्धि हो जाएगा, किसमें, लाभ में। 2% का लाभ में क्या हो जाएगा, लाभ में 2% की वृद्धि हो जाएगी। पूछा इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत 2% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 7 क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते चलिएगा। जैसा कि हमने आज आपको बताया कि कुल मिला के 15 क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट भी हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। बोला है चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि होने के कारण कोई आदमी 600 रुपए में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ कीमत ज्ञात करे। अब ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। बोला है चीनी का कीमत जो है वह 40% बढ़ गया। अब एक व्यक्ति जो है प्रत्येक दिन 600 रुपए लेके जाता था, प्रत्येक दिन 600 रुपए लेकर के जाता था। आज भी 600 रुपए लेके गया है, लेकिन आज क्या हुआ है, उसको 6 किलोग्राम चीनी कम मिला। जब उसने दुकानदार से पूछा कि भाई चीनी कम क्यों दिए, दुकानदार ने बोला कि चीनी का भाव 40% बढ़ गया है। तो चीनी का भाव 40% बढ़ गया है तो इसको कीमत भी 40% ज़्यादा लेके जाना चाहिए था, तभी तो पहले इतना सामग्री उसको मिलता, पहले इतना चीनी उसको मिलता, लेकिन यह कीमत उतना ही लेके गया है, इसके वजह से चीनी इसको क्या मिला है, कम मिला है। हमें क्या बताना है, चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ कीमत क्या है। ठीक है, एक सेकेंड, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ कीमत क्या है, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ कीमत क्या है। अब समझिएगा, यहां पे देखिए बढ़ा हुआ कीमत बोले, ध्यान से देखिएगा, बढ़ा हुआ कीमत बोले मूल्य बढ़ने के बाद, और घटा हुआ कीमत बोले या फिर वर्तमान कीमत बोले, तीनों का मतलब एक ही होता है। मूल्य बढ़ने के बाद बढ़ा हुआ कीमत या मूल्य घटने के बाद घटा हुआ कीमत ही क्या होगा, वर्तमान कीमत हो जाएगा। तो वर्तमान मूल्य सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। अब वर्तमान मूल्य निकालने का तरीका क्या है, वर्तमान मूल्य यानी कि अभी कीमत क्या है इसका, समझिएगा, पूरा ट्रिक है इसको सोल्व करने का। वर्तमान मूल्य कैसे निकालेंगे, गौर से समझिएगा। हम करेंगे रुपया गुने परसेंटेज। हम क्या करेंगे, रुपया गुने परसेंटेज। कितना रुपया लेके यह जाता था, 600 रुपये लेके जाता था, तो 600 गुना परसेंटेज वाला वैल्यू कितना है, 40%।
आपको क्या करना है, रुपया गुना परसेंटेज, यानी रुपया वाला वैल्यू के साथ जो परसेंटेज वाला वैल्यू है उसका गुना करना है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या करना है, रुपया गुने परसेंटेज, तो कितना रुपया लेके जाता है चीनी खरीदने, 600 रुपये। कीमत में कितना का वृद्धि हुआ, 40%, 600 गुना 40%। अब आपको अभी यहाँ नहीं देखना है कि वृद्धि हुआ है कि कमी, सीधे रुपया गुने परसेंटेज कर देना है। सीधे क्या करना है, रुपया गुने परसेंटेज कर देना है। और बट्टा में लिखना है जितना किलोग्राम चीनी कम या ज़्यादा खरीदता है, मूल्य बढ़ेगा तो कम खरीदेगा, मूल्य घटेगा तो ज़्यादा खरीदेगा। बट्टा में क्या लिखना है, जितना किलोग्राम कम या ज़्यादा चीनी खरीदता है। फिर से सुनिएगा, क्या लिखना है आपको, रुपया गुने परसेंटेज, और बट्टा में लिखना है जितना किलोग्राम कम या ज़्यादा चीनी खरीदता है। इसका कैलकुलेशन करिएगा, इससे आपका चीनी का वर्तमान कीमत निकल जाएगा। आइए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा, तो प्रतिशत से हम काट दिए 2 जीरो। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, इसका मतलब बट्टा में 100 हो जाएगा। 100 से 2 जीरो काट दीजिए यहीं पे, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया, 40। तो चीनी का जो वर्तमान कीमत होगा या बढ़ा हुआ कीमत होगा वह क्या हो जाएगा, 40 रुपया प्रति केजी। यह आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया हम लोगों से, वर्तमान कीमत, बढ़ा हुआ कीमत यानी कि वर्तमान कीमत। लेकिन कई बार क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि कीमत पहले कितना था। वर्तमान कीमत दे देगा, वर्तमान कीमत आप निकालिए, लेकिन वर्तमान कीमत नहीं, आपसे क्या पूछेगा, पहले वाला कीमत। जैसा कि देख लीजिए अगले क्वेश्चन में है, यहां पे देखिए क्या है, बोला चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण एक दुकानदार 2250 रुपये में 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था, पहले वाला कीमत पूछा है। क्या पूछा है, पहले वाला कीमत। तो सबसे पहले हम लोग वर्तमान कीमत निकालेंगे, क्योंकि वर्तमान कीमत निकालने का ट्रिक हमारे पास है। वर्तमान मूल्य कैसे निकालेंगे सर, वर्तमान मूल्य निकालने का ट्रिक है रुपया गुने परसेंटेज। तो 2250 रुपये लेकर के यह जाता है, तो 2250 तो लिखिए, गुना परसेंटेज वाला वैल्यू देखिए क्या है, परसेंटेज वाला वैल्यू हमारे पास क्या है, 10% है। तो 2250 गुना लिखिए 10%, रुपया गुने परसेंटेज। और बट्टा में क्या लिखना है, जितना किलोग्राम यह ज़्यादा या कम खरीदता है। 25 किलोग्राम ज़्यादा या कम खरीदता है तो बट्टा में 25। सोल्व करिए, इससे वर्तमान कीमत निकल जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। 25 से काटेंगे, 25 नमा 225, यानी 9 रुपया प्रति किलोग्राम यह चीनी का कीमत वर्तमान कीमत हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 9 नहीं होगा। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 रुपया प्रति किलोग्राम तो चीनी का वर्तमान कीमत है। और इस ट्रिक से हम लोग क्या निकालते हैं, वर्तमान कीमत। अब पूर्व कीमत कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आगे चल के और क्लियर हो जाएगा। चीनी के मूल्य में क्या हुआ है, 10% की कमी। तो 10% कमी का होल वैल्यू क्या होता है, 90%। 90% यानी कि 90/100 होता है। यह होता है 10% कमी का होल वैल्यू। 10% कमी का मतलब कितना होता है, 90% यानी कि 9/10। तो 10% कमी का होल वैल्यू आपका हो गया 90/10। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग होल वैल्यू बुलाते हैं। ठीक है, क्या बुलाते हैं इसको हम लोग, होल वैल्यू बुलाते हैं। कैसे निकालिएगा 10% कमी का, 100 में से 10 कम कर दीजिए, यानी कि 90%। 90% का मतलब 90/100 यानी 9/10। अगर बोलता 10% वृद्धि, तो 10% वृद्धि का होल वैल्यू क्या हो जाता है, 110%। 110% का वैल्यू 11/10 हो जाता। अगर बोलता 20% वृद्धि का होल वैल्यू, तो 120% यानी 120/100 कर लीजिए ना, सोल्व कर लीजिए, आपका 20% वृद्धि का होल वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे 10% कमी का होल वैल्यू कितना आ गया, 9/10 आ गया। अब आपको क्या करना है कि चीनी का जो वर्तमान कीमत आया है उसमें होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देना है। 9/10 है तो 10/9 कर दीजिए, इससे चीनी का पूर्व कीमत निकल जाएगा। इससे क्या निकल जाएगा, चीनी का पूर्व कीमत यानी कि पूर्व मूल्य आपका निकल जाएगा। सोल्व कर लीजिए, 9 से 9 कैंसिल हो गया, यानी कि चीनी का पहले प्रति किलोग्राम कीमत कितना था, 10। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प सी। ठीक है, क्या करना है, एक छोटा सा आपको स्टेप लेना है, होल वैल्यू का उल्टा कर देना है। और होल वैल्यू किसका निकालते हैं, होल वैल्यू देख लीजिए, रुपए का तो नहीं निकलेगा, वजन का भी नहीं निकलेगा, परसेंटेज वृद्धि कमी का निकलता है। होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज वृद्धि कमी का, परसेंटेज का नहीं, परसेंटेज वृद्धि कमी का। जैसे 10% का नहीं निकालेंगे, 10% या तो वृद्धि होगा या कमी होगा तभी होल वैल्यू। अगर 10% वृद्धि तो 100 में 10 जोड़ दीजिए, 110% होल वैल्यू हो जाएगा। 10% कमी तो 100 में से 10 माइनस कर लीजिए, यानी कि 90% होल वैल्यू हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन में निकालना चाहते
कि पूर्व कीमत कितना, तो देखिए वृद्धि कितना का हुआ है 40%, तो 40% वृद्धि का होल वैल्यू 140%, 140% मतलब 140/100, काटिए 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100, होल वैल्यू कितना हो गया 7/5। वर्तमान कीमत 40 है, इसमें होल वैल्यू का उल्टा गुना यानी 7/5 है तो 5/7 कर लीजिए, इससे क्या निकल जाता, पूर्व कीमत निकल जाता। तो पूर्व कीमत निकालना होगा तो हम होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। होल वैल्यू किसका निकालेंगे, परसेंटेज कमी या वृद्धि का, वृद्धि वाला जोड़ के कमी वाला घटा करके और होल वैल्यू का उल्टा गुना करिएगा तो पहले वाला कीमत निकल जाएगा। और अभी हम लोग जस्ट देखेंगे कि होल वैल्यू का उल्टा गुना या होल वैल्यू का सीधा गुना क्यों करते हैं, क्योंकि आगे इस पे आधारित क्वेश्चन आने वाले हैं। अब चलिए अगला देखिए यहां पे क्या है। राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दे दिया, शेष का 10%। अच्छा यह वर्ड यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, शेष का, यानी अब उसके पास जो बचा हुआ है उसका 10% एक बैंक में जमा कर दिया और अब उसके पास 8640 रुपए बचे हैं। तो उसकी आय देखिए किया क्या है, सबसे पहले जो भी आय है उसका 4% जो है वह चैरिटी को दे दिया। अब 4% देने के बाद जो इसके पास शेष बचा हुआ था उसका 10% बैंक में जमा किया। अब जमा करने के बाद यह दोनों क्रिया के बाद, दान करने के बाद, बैंक में जमा करने के बाद लास्ट में उसके पास 8640 रुपए बचा है। तो हमें बताना इस क्वेश्चन में कि उसकी आय कितनी। तो हम यहां पे मानेंगे कि माना कि उसकी आय बराबर x, ठीक है। चलिए अब पहली बार क्या किया है, 4% चैरिटी को दान दिया है तो इसका 4% दान कर दिया तो कितना बचेगा, 96%, शेष इतना तो बचेगा इसके पास। दान कितना किया है 4%, तो 100 में से 4 हटा लीजिए, शेष कितना है 96% तो इसके पास बचेगा, यानी जितना इसके पास राशि था उसका 96% मतलब 96/100 राशि इसके पास अभी शेष है दान करने के बाद। अब देखिए अब तक इसके पास इतना राशि बचा हुआ था, अब इस राशि का, यही राशि है ना दान करने के बाद इसके पास शेष, हाँ सर, अब इस राशि का 10% बैंक में जमा कर दिया तो इसका 10% बैंक में जमा कर दिया तो अब इसके पास क्या बचेगा, इस राशि का, यानी अब तक जो इसके पास शेष था उसका 90% ही बचेगा। अब तक जो इसके पास शेष था, दान करने के बाद जो शेष बचा हुआ था उसमें से 10% जमा किया तो इसका 10% जमा करेगा तो इसका 90% इसके पास शेष बचेगा। अब दोनों क्रिया के बाद इसके पास यही शेष बचेगा, जबकि इसके पास शेष राशि क्या बचता है 8640। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगर हम इसको काटे तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 24 हो जाएगा और 4 से काटेंगे तो यह आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। 9 से काटेंगे 9 नमा 81 हो जाएगा, 5 9 छके 54 960 हो जाएगा। 24 से काटिए, 24 चौके आपका 960, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40। x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 25 चौके कितना हो जाएगा, 25 चौके हो जाएगा 100, 25 गुने 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 1 0 यह वाला, 1 0 और 2 और 0, यानी 10,000 रुपये यही जो है आपका आय हो जाएगा, किसका, यही आय हो जाएगा राम का, ठीक है। चलिए राम का आय पूछा था, x का वैल्यू निकालेंगे, वही राम का आय हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है जो कि परसेंटेज के अंदर ही है। बोला है किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, किसी सभा में कितने लोग चाय पीते हैं, 40% लोग चाय पीते हैं और 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, और आगे बोला है कि 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ बोला है 40% लोग चाय पीते हैं, केवल चाय पीते हैं नहीं बोला है, बोला है कि 40% लोग चाय पीते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से वेन डायग्राम बनाएंगे, यह वेन डायग्राम हो गया चाय वाला, ठीक है, यह वेन डायग्राम हो गया हमारा चाय के लिए, और एक वेन डायग्राम हम बना लेंगे कॉफ़ी के लिए। और इसी तरह से आपको वेन डायग्राम बनाना है, कुछ पार्ट आपको कॉमन करना है, ठीक है, कुछ पार्ट आपको क्या करना है, कॉमन करना है। और सबसे पहले आपको कॉमन डाटा रखना है। तो कॉमन डाटा क्या है, 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो जितना प्रतिशत लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है पहले उसको रखिए। 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाला तो यही रहेगा, क्योंकि देख लीजिए यह कॉमन डाटा है चाय का भी और कॉफ़ी का भी, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे डाटा सेट करिए। अब देखिए कितना लोग बोला है, 40% लोग चाय पीते हैं, मतलब चाय वाला डायग्राम में 40% ही होना चाहिए, तो 10 पहले से है तो अब कितना रखेंगे हम यहाँ पे 30 और 10, 40% लोग चाय पीने वाला हो गया। और 50% कॉफ़ी, तो कॉफ़ी में 50, तो कॉफ़ी में देखिए ब्लू वाले डायग्राम में पहले से 10 है तो कितना और रखना पड़ेगा 40। अब चेक करिए, 40% लोग चाय, हाँ सर चाय 40%, 50% लोग कॉफ़ी, हाँ सर 50% कॉफ़ी हो गया, और 10% दोनों, ठीक है। अगर पूछा जाए केवल चाय तो 30%, चाय तो 40%, केवल कॉफ़ी तो 40%, कॉफ़ी तो 50%, ठीक है।
अब क्या पूछा है, कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, तो सबको जोड़िए, तो 40 और 10 50 और 30 80, तो 80% ऐसे लोग हैं जो या तो चाय पिएगा या कॉफी पिएगा या दोनों पिएगा। तो 80% लोग है पीने वाला, तो शेष क्या बचा 20%, तो 20% लोग हो जाएगा नहीं पीने वाला। पीने वाले का संख्या पता है कि 80% चाय पीने वाला है, तो शेष जो बचेगा वह चाय नहीं पीने वाला होगा। तो 80% लोग पीते हैं, इसका मतलब 20% लोग चाय नहीं पिएंगे। डायरेक्ट तरीका देख लीजिए क्या है। डायरेक्ट तरीका है पास बराबर, एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, ठीक है, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। या फिर इस फॉर्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, फेल प्लस फेल माइनस फेल, ठीक है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर बोले 40% चाय नहीं पीने वाला, 50% कॉफी नहीं पीने वाला, तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग कर लेंगे। नेगेटिव है तो फेल वाला फॉर्मूला, और अगर पॉजिटिव है पीने वाला तो पास वाला फॉर्मूला। तो आइए यहाँ पे क्या बोला है, 40% लोग चाय पीते हैं, तो 40% लोग चाय में पास है। उसके बाद देखिए 50% कॉफी, 50% कॉफी में पास है, और माइनस जितना दोनों पिएगा उसको माइनस कर लेना है। 40 और 50 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा 80, तो 80% हो गया चाय या कॉफी पीने वाला, शेष जो बचा हुआ चाय या कॉफी नहीं पीने वाला। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान और 44% ने गणित लिया, ठीक है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 विद्यार्थी दोनों विषय लिया हो, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। देखिए एग्जैक्ट डाटा हमारे पास क्या है, यही है 40% दोनों, बाकी सब तो अनुमानित है। 72% जीव विज्ञान लिया, तो इससे संख्या तो पता नहीं चलता है ना कि विद्यार्थी कितना विद्यार्थी। आगे बोला है 44% गणित लिया, इससे भी संख्या पता नहीं चलता है। देखिए जब आप इंटरमीडिएट में जाते हैं तो आपके पास विकल्प होता है कि साइंस से पढ़ना है या आर्ट से। जब आप साइंस चुनते हैं तो वहां भी आपके पास विकल्प होता है कि मैथ या बायोलॉजी। तो कुछ लोग मैथमेटिक्स चुनता है, कुछ लोग बायोलॉजी चुनता है, और कुछ वैसे भी लोग होते हैं जो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों चुनते हैं, वहां पे आपके पास विकल्प होता है। तो सेम चीज हुआ है यहाँ पे, क्या किया है कि 72% लोग जीव विज्ञान और 44% गणित लिया है। तो आप सबसे पहले 72% और 44% को जोड़िए, तो 72% प्लस 44% जोड़िए, कितना आ गया 72 और 44 116 आ गया। अच्छा 116% आने का मतलब क्या है, 116% आने का सीधा सा मतलब है ना, इसका सीधा सा मतलब है कि 100 से कितना ज्यादा आया है 16%। तो 16% ऐसे लोग होंगे, ऐसे छात्र होंगे जो दोनों विषय लिया होगा, ठीक है, दोनों विषय लिया होगा, उसी का संख्या यह दर्शाता है। 100% के फॉर्म में 100% का मतलब होता है टोटल, यानी कि उस विद्यालय में विद्यार्थियों का कुल संख्या 100% होगा। अब इस 100% में से 72% बायोलॉजी लिया है जीव विज्ञान और 44% गणित, जोड़ने पर 116 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 16% ऐसा स्टूडेंट होगा जो दोनों विषय लिया होगा। अगर हम आपसे कहे कि किसी सभा में 70% लोग चाय पीते हैं और 50% लोग कॉफी पीते हैं, तो जोड़िए, तो 7 5 12 120 आ गया। 120 आने का मतलब क्या है, 100 से कितना ज्यादा आ गया 20 ज्यादा आ गया। इसका मतलब 20% ऐसे लोग होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पीते होंगे, ठीक है। अब देखिए 16% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषय लिया है, जबकि यहाँ दोनों विषय लेने वाले का संख्या कितना है 40। तो पूछा है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो हम कुल विद्यार्थी का संख्या x मान लिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 16% यानी कि 16/100 दोनों विषय लिया होगा, जबकि दोनों विषय लेने वाले छात्रों का संख्या कितना है 40। बस सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। काटिए इसको, अगर हम काटे इसको तो 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16 और 8 पंचे 40 हो जाएगा, ऊपर से ऊपर वाला। 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। x का वैल्यू निकाल लीजिए क्रॉस में, 50 गुने 5 यानी कितना 250 हो जाएगा। कुल विद्यार्थी का संख्या हम x माने, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 16% यानी कि 16/100 इतना ही दोनों विषय लिया होगा, जबकि दोनों विषय लेने वाले का संख्या कितना है 40। सोल्व करके x का मान निकालेंगे, यही कुल विद्यार्थी का संख्या हो जाएगा। एक तरीका और भी है, देखिए जिसका उपयोग आपको करना है, दोनों विषय लेने वाले का संख्या परसेंटेज में 16%, रियल में 40, यानी यह जो 40 है ना यह 16% का मान है, तो 16 से भाग कर दीजिए 1% का मान निकल जाएगा। जो रियल डाटा होगा उसको ऊपर, और यह जितने प्रतिशत का मान होगा उससे भाग करिएगा तो 1% का मान निकलेगा। और हमें बताना है कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी कि 100% का मान, 100 से गुना करिए आंसर आपका आ जाएगा। 8 से काटिए 8 पंचे 40 और 8 दूना 16, 2 से काटिए 50, 50 गुने
5 250 हो गया, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यही अप्रोच अपनाने का प्रयास करिएगा। ओके।